शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो स्ट्रोक रहता है, जिसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि उनको स्ट्रोक बैठ गया और उसके बाद में पैरालिसिस हो गया। तो आयुर्वेद में किस तरह से सोचना चाहिए, हेतु लिंग औषध, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे पास पेशेंट ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है और समझना पड़ता है। मॉडर्न का जो पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो भी हमें देखना पड़ता है। कोई भी शास्त्र जो है उसका हम सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि चरक संहिता में भी बोला है कि अन्य शास्त्रों का भी आप लोग अपने चिकित्सा के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो क्योंकि एमआरआई और सीटी स्कैन, पेट स्कैन करके तो पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट्स लेके आते हैं, उनका हमें जरूर सहायता लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जितना हम हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकली क्या चेंजेस हैं वो पता चलेगा, उतना हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट देने में उतना हमको आसानी होती है। तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक रहता है, ये एक तरह से सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट कैसे होता है? ब्रेन में कहीं ना कहीं रक्तवाहिनी फट जाती है, मतलब हिमरेजिक उसमें पैथोलॉजी होती है, रक्तवाहिनी फूट गई, या उसमें एम्बोलिज्म होता है, या इश्चेमिक स्ट्रोक रहता है। इश्चेमिक स्ट्रोक मतलब क्या होता है कि ब्रेन में कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई रुक रही है, एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस की वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। और जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, मस्तुलुंग है, वहां पे कंटिन्यू ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई कंटिन्यू चाहिए, ग्लूकोज फॉर्म में वहां पे नरिशमेंट कंटिन्यू चाहिए। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो ब्रेन सेल्स डेड होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, और एकदम फास्ट ये प्रोसेस होता है। इश्चेमिक जो कंडीशन रहती है, पैथोलॉजी रहते हैं, वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है, ब्लड भी नहीं मिल पाता है, और वो चीज इश्चीमिया मतलब सूखने लगता है। दूसरा जो है हिमरेजिक स्ट्रोक। हिमरेजिक जो टाइप रहते हैं, वहां पे रक्तवाहिनी फूट जाती है, मतलब जैसे हाई बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, ब्रेन में भी उसका इफेक्ट आएगा, और वहां पे रक्तवाहिनी रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति जैसे होती है, रक्तवाहिनी फूट जाती है और सब जगह वो रक्त जाके क्लॉट क्लॉट हो जाता है, वहां पे जमा हो जाता है। तो स्ट्रोक के लिए दो चीजें हो रहती है, इश्चेमिक और हिमरेजिक। इश्चेमिक जो रहता है उसके दो कारण बताए हैं, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस है कि वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है और इसके वजह से मार्गावरोध हो रहा है और वहां पे ब्लड जा नहीं पा रहा है, अब ब्रेन के सेल सूखने लग रहे हैं, तो वो थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोस फॉर्मेशन। और एम्बोलिज्म है कि वहां पे कोई हवा ने या कोई और फ्लूइड ने वहां पे मार्ग को रोक दिया, तो वो होता है एम्बोलिज्म। दूसरा टाइप जो रहता है वो हिमरेजिक रहता है। तो हिमरेजिक भी अलग अलग हो सकता है और उसका इफेक्ट बॉडी पे आता है, जैसे इंट्रासेरेब्रल जो सेरेब्रल एरिया है वहां पे हिमरेजिक स्ट्रोक बैठेगा, या सब एरेक्नोइड मैटर जो रहते हैं वहां पे, और सब ड्यूरल वहां पे होने लगा। तो उसके इफेक्ट भी अलग अलग शरीर में दिखाई देते हैं। जो स्ट्रोक रहता है वह एक तरह से कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता है। तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हिमरेज हो गया, हिमरेज मतलब रक्तवाहिनी फूट गई। दूसरा इन्फाक्शन हो गया, इन्फाक्शन मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और वो इन्फाक्ट हो गया है वो एरिया। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म ये कारण होते हैं। तो यंग लोगों में ये स्ट्रोक होता है, उसके बहुत सारे कारण ऐसे पाए गए हैं रिसर्च करके, कि कैरोटिड आर्टरी जो रहती है, जो ब्लड सप्लाई करती है, उसका ब्लॉक हो जाना,
या वेस्कुलाइटिस, वहां पे मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना, जो आर्टरीज और वेन्स है उनका इन्फ्लेमेशन, उसको वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। या रोमेटिक हार्ट डिजीज, उसकी वजह से जैसे आमवजन्य संप्राप्ति है, आम इतना ज्यादा है कि स्त्रोतरोध हो गया, ब्रेन तक सप्लाई नहीं हुआ और उसकी वजह से ये स्ट्रोक बैठ गया। या आर्टेरियल फिब्रिलेशन अगर हो रहा है, उसकी वजह से भी पंपिंग ऑफ ब्लड है वो नहीं हो पाता है और उसकी वजह से ही हो जाता है। या मिट्रल वॉल प्रोलैप्स हो गया, तो उसकी वजह से भी जो हार्ट का फंक्शन है वो प्रोलैप्स हो गया है, तो वो ब्लड का जो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और ब्रेन तक ब्लड नहीं जा पा रहा है। तो इसमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एक साइड का पैरालाइज्ड हो गया, पक्षाघात हो गया, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, मतलब जैसे चींटियां काट रही है वैसे, जो हस्तपाद चिमचिमायन वो होने लगता है, बाध्यता आने लगती है। कभी कभी अगर थैलेमिक एरिया में स्ट्रोक हो गया, थैलेमस के पास में, क्योंकि थैलेमस जो रहता है वहां पे हम लोग को ये पता चलता है कि जो भी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स, सेंस का जो है या टच का है, जो अपने ज्ञानेंद्रिय होता है उनका वहां पे सारा कंट्रोल रहता है थैलेमिक एरिया में। तो वहां पे अगर हुआ है तो ऑप्टिक एरिया के पास अगर हुआ है, आँख जहाँ पे हमें पता चलता है दिखने का, हम सोचते हैं दिमाग से, तो वहां हुआ तो डबल विजन होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड सॉलोइंग होने लगेगा, नौशिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगा। उसी तरह से फेशियल पैरालिसिस होने लगेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होने लगेगा, एक्सट्रीम स्लीपीनेस होने लगेगा। इसी तरह से इश्चेमिक स्ट्रोक अगर होता है, इश्चीमिया जैसा होता है और वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, थ्रोम्बस की वजह से या एम्बोलिज्म की वजह से। मैं जो भी वर्ड बता रहा हूँ ये सारे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, इसको हमें यही सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं स्त्रोतरोध हुआ है, उसकी वजह से अगर हो रहा है तो ब्रेन का जो आर्टरी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है, और ब्लॉक होने की वजह से ब्लड सप्लाई सप्लाई नहीं हो रहा है और इश्चेमिक टाइप का स्ट्रोक हो रहा है। तो उसकी वजह से न्यूरॉन्स रहते हैं वो अच्छे से एनर्जी नहीं बना पाते हैं, और वो न्यूरॉन्स खुद भी मरने लगते हैं, ब्रेन की सेल्स को भी मारने लगते हैं, और उसकी वजह से ब्रेन सेल्स पूरे मृत्यु तक हो जाते हैं, इरिवर्सिबल सेल डेथ हो जाता है। तो उसका कारण हो सकता है कि कुछ कुछ बीमारी होती है, जैसे अर्थेरोस्क्लेरोसिस। अर्थेरोस्क्लेरोसिस में क्या रहता है कि जो आर्टरीज रहती है उसमें पूरा कचरा जमा हो गया और स्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन हो गया, अर्थेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म, ये कारण होता है। ये सारा मैं जो भी वर्ड बता रहा हूँ ये सब मॉडर्न डॉक्टर्स ने ये सारे टर्म्स दिए हैं। आयुर्वेद में तो हम इसको पक्षाघाती बोलेंगे, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये इश्चेमिक स्ट्रोक होता है वो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है, एम्बोलिक स्ट्रोक होता है। और इसमें थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में लार्ज थ्रोम्बस ऐसे फॉर्मेशन हो गया, या स्मॉल वेसल्स के थ्रोम्बोसिस हो गया। तो जितना जैसा जैसा होगा उसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है। इसी तरह से एम्बोलिक स्ट्रोक जो रहता है वो आर्टेरियल फिब्रिलेशन की वजह से होता है, रोमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से होता है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और हार्ट वॉल्स में अगर कोई तकलीफ हो गया उस, या एंडोकार्डाइटिस हो गया, एंडोकार्डियम में उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, या हार्ट वॉल्व में अगर कोई तकलीफ हो गया या वो खराब हो गई उसकी वजह से हो सकता है। इसी तरह से सब एरेक्नोइड हिमोरेज जो होता है, जो एरेक्नोइड हिमरेज है वहां पे अंदर अंदर ब्लीडिंग होने लगता है, और उसके वजह से, या फिर एनुरिज्म जो रहता है, रप्चर्ड एनुरिज्म, इनके वजह से भी हो सकता है। एनुरिज्म में वो जो रक्त वाहिनियां होती है वो पतली हो जाती हैं और बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है कि फट जाती है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो अलग अलग जगह में अगर ये स्ट्रोक हो गया तो बहुत सारे तकलीफ होने लगते हैं। तो और या इंट्रा सेरिब्रल हिमरेज होता है, तो उसके वजह से भी ब्रेन का जो सेरेब्रम है वहां पे हिमरेज हुआ है तो रक्त वाहिनियां फूट के वहां पे जमा हो जाती हैं, और उसके वजह से कॉन्शियसनेस चला जाता है, क्योंकि सेरेब्रल एरिया जो है वो हमारा मस्तिष्क है, वो पूरा सेरेब्रल एरिया, वहां पे अगर हिमरेज हो गया तो इंसान बेहोश हो जाएगा, नौशिया होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, या फिर हेडेक रहेगा या नहीं भी रहेगा, या फिर उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। अलग अलग चीजें हो जाती हैं, उसको अलग अलग हमें समझना चाहिए। या इन्फाक्ट हो गया, इन्फाक्ट हो गया तो वहां पे ब्लड सप्लाई होता ही नहीं पूरा, सेल्स पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, कहीं हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे हैं, ऐसे होने लगते हैं। तो आयुर्वेद में इसको हम पक्षाघात बोलते हैं, और पक्षाघात को अगर हम लोग देखें तो वात के नानात्मक व्याधि में भी उससे कोरिलेट करके हम लोग से देख सकते हैं। और व्रण के उपद्रव में भी पक्षाघात ऐसा भी बताया है, अगर सेप्टिसीमिया हो और उसकी वजह से इन्फेक्शन होके ब्रेन में गया और उसका इफेक्ट ब्रेन में होके फिर पक्षाघात हो गया, यह भी ऐसा बता सकते हैं।
तो चेष्टा निवृत्ति, जो भी काम करने का, जैसे हाथ उठाना है, पैर उठाना है, वह चेष्टा की निवृत्ति होती है, हाथ पैर नहीं उठा पाते हैं। पेन होता है, और स्पीच डिसऑर्डर होता है, मतलब बोल नहीं सकते हैं, ऐसा चरक संहिता में बताया है पक्षाघात में। दूसरा है कि सुश्रुत संहिता में बताया है कि एक पक्ष का आघात होना, मतलब एक साइड हाथ और पैर, मुंह वगैरह एक साइड से आघात हो जाता है, वो जो स्नायु और त्वचा और मांसपेशियां हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, हाथ उठा नहीं पाते हैं, सेंसेशन रहते हैं लेकिन हाथ उठा नहीं पाते हैं। संधि बंधों का विमोक्ष होने लगता है। फिर अकर्मण्यता होने लगती है, काम नहीं कर पाते हैं। अचेतना, चेतना भी नहीं रहती है उसमें। तो इसमें ज्यादातर वात दोष है, लेकिन स्नायु और कंडरा किससे बनी है, तो सिराएं किससे बनती है, तो रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनी है, और रक्त के क्षार पाक से स्नायु और कंडरा बनी है। तो रक्त धातु का हमें विचार करना पड़ता है, और रक्त है तो पित्त है। दूसरा, वायु में अगर देखें तो प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। दूषियों में देखें तो रस, रक्त, मांस और मेद, मज्जा, सिरा, स्नायु, धमनी और मल, मलों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्त्रोतो दृष्टि देखें तो पक्षाघात में 4 तरह का स्त्रोतो दृष्टि रहता है। एक तो रहता है कि अति प्रवृत्ति संगोवा शरणम ग्रंथोपिवा, ये जब बताया है, विमार्गमनम चाति स्त्रोतशाम दुष्टि लक्षणम, तो इसमें चारों चीज देखते हैं। अति प्रवृत्ति हो रही है कहीं पर भी, या फिर संग हो रहा है, संग मतलब इश्चिमिक जो चेंजेस हो रहे हैं वहां पे, इस्चेमिक चेंजेस हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, तो थ्रोम्बोलिज्म, थ्रोम्बोस या एम्बोलाई ऐसा हो रहा है। तो संग है, मार्गावरोध हो रहा है वहां पे, संग हो रहा है। सिरानम ग्रंथि, सिरानम ग्रंथि मतलब वहां पे थ्रोम्बोसिस हो ही रहा है, वहां पे पूरी तरह से क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। और अति प्रवृत्ति हो रही है तो उसके वजह से वहां पे रक्त पित्त, हिमरेजिक जो स्ट्रोक होता है वो होता है। और विमार्गमनम चापी, विमार्गमनम मतलब जो भी ब्लड जहां जाना चाहिए वहां न जाके ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर से जा रहा है, इसके वजह से अति प्रवृत्ति और विमार्गमन ये हमें दिखता है। सिराओं में ग्रंथि होती है, अन्यूरिज्म होता है, ये सारी संप्राप्ति दिखती है। या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो वो संग हो रहा है, रक्त वाहिनियों का जो अंदर कंसिस्टेंसी है, रक्त वाहिनियां ब्लॉक हो रही हैं, तो वहां संघ की संप्राप्ति हो रही है। इसमें अग्नि जो रहता है वो विषम रहता है पक्षाघात में। और इसका अगर उद्भव स्थान देखें तो आयुर्वेद के हिसाब से पक्वाशय है, क्योंकि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रासी स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, पक्वाशय जो है वही वायु का स्थान होता है, वहां पे वायु विकृत हो रहा है, और कटोवस्थ बहुत विकृत हो रहा है, और उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पे हो रहा है। और ये कहीं ना, तो इसलिए चिकित्सा में पक्षाघाते तो सस्नेह विरेचनम ऐसा बोला है, पक्षाघात में स्नेह युक्त विरेचन देने के लिए बोला है। वायु का अनुलोमन करना है, प्राण की गति को अच्छा करना है, उदान की गति को अच्छा करना है, व्यान की गति को अच्छा करना है, अपान की गति, और जैसे ये ठीक होगा अग्नि भी अच्छा होगा, तो समान की गति को भी प्राकृत करना है। इसी तरह से ये अधिष्ठान अगर देखें तो अर्ध शरीर, ये इसका अधिष्ठान होता है पक्षाघात में। अब पक्षाघात की चिकित्सा देखते हैं तो पहले हम पक्षाघात में देखें तो वायु का जो चल गुण है वह विकृत हो गया है वहां पे, क्योंकि हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, चल गुण बहुत विकृत हो गया है। और रक्त का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि रक्त ही मेन है जो मतलब ब्लड में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, रक्त का जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इश्चिमिक हो रहा है कंडीशन, या फिर वहां पे हिमरेजिक हो रहा है, तो रक्त धातु इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है। और अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, संग हो रहा है, तो कफ दोष, उसकी वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। एर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो हो रहे हैं, मैं थोड़ा मॉडर्न की भाषा से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आयुर्वेद के हिसाब से तो वो सबको मालूम ही है, लेकिन थोड़ा अलग व्यू से बता रहा हूँ। आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस जब होते हैं तो वहां पे वायु बढ़ा हुआ है, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, और कफ, कफ को उसने सुखा दिया है, रुक्षता कर दी है। और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है, जो साम है, सामता है, आम युक्त जो चीजें हैं उसको सुखा रहे हैं, और वो रक्त वाहिनियों को ब्लॉक कर रहे हैं, ऐसे आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं। तो हमें चिकित्सा में वात कफ हर चिकित्सा भी करना है। पित्त की तो चिकित्सा करेंगे ही हम, पक्षाघाती स्वस्थ विरेचनम करेंगे, लेकिन वात कफहर भी चिकित्सा करेंगे। और अगर हमें वात कफहर चिकित्सा करनी है तो हमें कफ को ध्यान में, वायु का अनुलोमन करना है, और कटु रसात्मक और उष्ण वीर्यात्मक द्रव्यों का भी प्रयोग करना है। और इश्चेमिक टाइप का अगर है तो वहां पे थ्रोम्बस है, उसको निकालना बहुत जरूरी है, आर्टेरियोस्क्लेरोटिक, तो वहां पे दीपन पाचन करके अग्नि को बढ़ाना है, धातु अग्नि को अच्छा करना है। जब हिमरेजिक रहता है तो वहां पे वात और पित्त बढ़ा हुआ है,
रक्त वाहिनी फूट गए तो वायु और पित्त की चिकित्सा करनी है। तो वहां पे हमें रक्त पित्त की भी चिकित्सा थोड़ी करनी पड़ती है। तो रक्त पित्त की चिकित्सा में जैसे वासा है, फिर गुडुचि है, दुर्वा है, उशीर है, ऐसे द्रव्यों का योजना करना पड़ता है। तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हिमरेजिक टाइप का जो है, और ये चीजें हमें एमआरआई में दिखती है कि इश्चेमिक टाइप का स्ट्रोक बैठा हुआ है पेशेंट को, या फिर हिमरेजिक हुआ है, ये हमें दिखता है। तो इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा सुनना चाहूंगा, फिर मैं बताऊंगा। कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम, आप कुछ बताइए। मैंने अभी मॉडर्न व्यू से आयुर्वेद को बताने का कोशिश किया, अब आप बताइए। बहुत अच्छा बताया सर, और बहुत ही अच्छा बता रहे थे आप। और बहुत पेशेंट मिलते हैं। पहले मैंने मतलब जब मैं देखती थी ना, तो पक्षाघात के पेशेंट कभी भी मतलब जैसे हमारे पास आते थे, तो जो एक लेफ्ट साइड का या राइट साइड का वीकनेस जो रहता था वो हमें दिखता था। पर अभी के जो स्ट्रोक वाले पेशेंट आते हैं ना, तो वो मोस्टली एलोपैथ की दवाइयाँ ऐसे कुछ नहीं है जिस से लो मॉलिक्यूलर वगैरह चलाते हैं ना वो 72 आवर्स में। तो वहां पे ना 3 या 4 दिन में पेशेंट रिकवर हो जाता है बहुत अच्छे से। पर एक आधा पेशेंट होता है उनको ये चीजें पता नहीं होती है कि नहीं। तो वो अपने पास जब आता है तो हम आयुर्वेद के हिसाब से उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा बता रहे थे आप। जैसे कि स्नेहा विरेचन, जैसे कैस्टर ऑयल हम यहाँ पे यूज करते हैं। हमें वहां पे विरेचन तो करना ही है, फिर विरेचन के बाद बस्ती चिकित्सा, नस्य चिकित्सा यहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहती है। हमें स्नेहन स्वेदन भी करना है, उस पेशेंट का दीपन पाचन भी करना है। बहुत सारी हमारी जो रसकल्प है ये बहुत अच्छे से काम आती है। जो स्वर्ण कल्प है जैसे रसराज, योगेंद्र रस, वसंत कुसुमाकर, बृहद्वाज चिंतामणि, बहुत अच्छे से काम करती है ये सब मेडिसिन। यहाँ पे हम जैसे पेशेंट को बहुत बार हमने देखा है कि 5-6 दिन के बाद से पेशेंट को हमें बिल्कुल उठाना ही पड़ता है। उन्हें वो खुद होके समझो वन साइड का पूरा आधा शरीर का अगर उनका अफेक्ट हुआ है, तो उन्हें इवन वॉकर भी पकड़ना नहीं होता है एक हाथ से। मतलब वो पेशेंट कंप्लीटली कभी कभी बेड रिडन हो जाता है। कभी कभी स्पीच भी जो जाता है वो आता नहीं है बहुत सारे पेशेंट का। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि स्पीच तो आ जाता है, पर जो वीकनेस है लेफ्ट साइड वाला वो एज इट इज कंटिन्यू रहता है। मैंने मेरा एक पेशेंट अभी भी मुझे याद है कि वो मोर देन 70 एज का था। मैंने उसको चलना फिरना तो वो पूरा ठीक कर दिया उसका, पर उसका जो राइट साइड का हैंड था ना वो उसको ठीक नहीं कर पाई। उसका पैर ठीक हो गया था पूरा, मतलब वो नॉर्मल चलना चालू कर दिया था उसने। पर राइट हैंड पता नहीं, हो सकता है वहां पे संकोच ज्यादा हो गया होगा मांसपेशियों का, स्नायु का, संधि का पूरा, तो वो उसको मैं ठीक नहीं कर पाई। पर पेशेंट बहुत अच्छे से, और एक पेशेंट जो था बिल्कुल कंप्लीट बेड रिडन था, वो मेरे पास 15 दिन में चल के वापस आया था बहुत अच्छे से, मतलब एकदम नॉर्मल हो गया था वो। उसे भी सेम वैसे ही मैंने वीरेशन वगैरह दिया था। उसके जो रसकल्प है मैंने अभी जो बताया वो सब चलाए थे। पर यहाँ पे जैसे आप मॉडर्न का बता रहे थे, तो यहाँ पे आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक तो वायु की बीमारी तो है, पर ये कभी कभी पित्त के साथ भी आता है, कभी कभी कफ के साथ, मतलब कफानुबंधित पक्षाघात और पित्तानुबंधित पक्षाघात, ऐसे 2 टाइप भी मिलते हैं। तो हमें उस तरीके से ही ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। मतलब पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें पित्त दोष को ध्यान में रख के हमें बहुत बार कामदुदा है, प्रवाल पंचामृत है, ये भी चलाना पड़ता है। और कफ के साथ हो तो हमें बहुत बार कफ को क्षमन करने वाली दवाइयां भी चलानी पड़ती है। तो बहुत अच्छे से पर हम कर सकते हैं पेशेंट में। हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए कि हम पेशेंट को ठीक करें। ये पेशेंट में थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है क्योंकि उनका चलना फिरना, वाचा सब कम हो जाती है ना, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, उनको थोड़ा मोरल सपोर्ट। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा मैम। किसी को आ रहा है कंचन मैम का आवाज? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। कपाल पे हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, अब आ रही हाँ, है, अब आ रही है। कॉल आ गया था। तो इसमें हम बहुत अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और हमें जरूर करना चाहिए। हमारा आयुर्वेद बहुत अच्छा है।
और हम बिल्कुल जैसे आयुर्वेद में बताया गया, और आप तो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक आयुर्वेदा पढ़ाते हो, जैसे पूरा संहिता में सुश्रुत में क्या बोला है, चरक में क्या बोला है, अष्टांग में क्या बोला है, बिल्कुल इतना अच्छे से बताते हो ना, तो मुझे लगता है हमारी ना, हम मैं अगर मुझे लगता है और आपको 10 साल सुनूंगी तो मेरी पूरी संहिताएं याद हो जाएगी ऐसे ऐसे करके। तो थैंक यू सो मच सर। अभी मैंने संहिताओं से बताया, तो अभी थोड़ा मॉडर्न व्यू से मैं बता रहा हूँ। जब इश्चिमिक स्ट्रोक बैठता है, मतलब ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक्ड हो गई हैं, इश्चिमिया हुए, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा रहा है ब्रेन में, या फिर किसी न किसी तरह से थ्रोम्बोस हो गया है वहां पे, थ्रोम्बस रक्त का जो है क्लॉट हो गया है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया या एम्बोलिज्म हो गया है, और वहां पे इंफाक्ट हो गया है। इंफाक्ट मतलब वो सेल्स डैमेज हो गई हैं, वहां पे हमें पक्षाघाती तो सहस्त्र विरेचनम बोला ही है। उसमें हम मस्तिष्क रोगाधिकार में या फिर उन्माद अपस्मार में जो महापंचगव्य घृत, महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, ये घृत कल्पनाएं तो देंगे ही हम दीपन पाचन करके। साथ में हमें वहां पे माइक्रो सर्कुलेशन अच्छा करना है, ताकि वो इन्फाक्ट जो है उसको हम ठीक करें, क्योंकि एमआरआई की रिपोर्ट में पेशेंट ऐसे आते हैं इन्फाक्ट हुआ है। हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पेशेंट हमसे पूछे कि इन्फाक्शन हुआ है, आप क्या दवाइयां देंगे, या कोई डॉक्टर पूछे आयुर्वेद की डॉक्टर इन्फाक्शन में क्या देना है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि वहां पे वो चीजें सूख रही हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होने से सूख रही हैं वो चीजें, रुक्षता की वजह से। तो हमें वहां पे माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या, कुछ काढ़े वगैरह बताता हूँ, कुछ दवाइयां बताता हूँ। तो जैसे अष्टवर्ग कषायम, उसमें जीवक और ऋष्वक नहीं है, मेधा, महामेधा, काकोली, शिर काकोली, मुदगपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, जो जीवने गण के द्रव्य है उसमें जीवक ऋष्वक इजिली अवेलेबल नहीं है, अष्टवर्ग अवेलेबल है। उनका काढ़ा जब देते हैं तो वो रक्त धातु को अच्छा करते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं। तो इन्फेक्शन जैसा अगर ये पैथोलॉजी है, उसमें अष्टवर्ग कषाय बहुत अच्छा काम करता है। भद्र दार्वादी कषायम, और ये सहस्त्र योगम में बताया है, उसका बहुत अच्छा यूज रहता है। फिर रसोनादि कषायम, जहां पर भी आवरण जन्य संप्राप्ति है या फिर मार्गावरोध है, तो रसोनादि कषायम बहुत अच्छा काम करता है। गंधर्व हस्तादि कषायम वो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से नस्य देना चाहिए और बस्ती देना चाहिए विरेचन होने के बाद, ये दुष्टि को निकालने के बाद, तो उसमें सहचरादि बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। महामाशादि तेल का मात्रा बस्ती देना चाहिए। धानवंतर बस्ती, धानवंतर तेल का बस्ती देना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से ताप्यादि लौह जो है वो माइक्रो सर्कुलेशन को अच्छा करता है। एकांग वीर रस वो माइक्रो सर्कुलेशन को अच्छा करता है। उसी तरह से पूर्ण चंद्रोदय या फिर सिद्ध मकर ध्वज, वहां पे जहां क्षय हो गया है, वहां पे सूख गया है, वहां पे सिद्ध मकरध्वज एक एक सेल को रीजनरेट करता है। नारसिंह रसायन बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से बलारिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट, बलारिष्ट वगैरह वो मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, अश्वगंधा रिष्ट भी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, सारस्वता रिष्ट मस्तिष्क पे भी काम करता है, और एक एक सेल में मन है, ऐसा अगर मानते हैं तो एक 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 सेल की मेमोरी है, उसको वो अच्छा करता है, इसीलिए सारस्वता रिष्ट देते हैं। अश्वगंधा चूर्ण और बलाचूर्ण ये बृहणीय गण के द्रव्य हैं। यहाँ पे वायु की वजह से क्षय हो गया, उसमें इन्फेक्शन में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मज्जा धातु को भी अच्छा करता है। इसी तरह से उद्वर्तन करना चाहिए, इन्फेक्शन की वजह से अगर पैरालाइज्ड हो गया है तो त्रिफला चूर्ण, कोलकुलत्थादि चूर्ण, जीवंत्यादि चूर्ण का उद्वर्धन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से अभ्यंग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हम मस्तिष्क पे काम करने वाली दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन पूरे शरीर का वात कम करना है। और स्पर्शनेंद्रिय तो वायु का स्थान है, इसलिए वायु को शमन करने के लिए स्पर्शनेंद्रिय में हम लोग बला तेल का अध्ययन करते हैं, कार्पास हस्त्यादि तेल का अध्ययन करते हैं, सहचरादि तेल का अध्ययन करते हैं, महामाश तेल का अध्ययन करते हैं, कोट्टम चुक्क्यादि तेल का अध्ययन करते हैं, प्रभंजन तैलम का अध्ययन करते हैं। तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विरेचन देना चाहिए, तो सुकुमार घृत है या सुकुमार एरंड तेल है, उसको 15 ml रात को गर्म पानी के साथ दे देते हैं तो सुबह अच्छे से विरेचन हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे सहचरादि तेल का अनुवासन बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से साउथ में अगर हम देखेंगे तो पिजिचिल क्रिया किया जाता है, तेल गिराते हैं और मसाज करते जाते हैं। पिजिचिल क्रिया से बहुत अच्छा फायदा होता है, माश तेल से, कुट्टम चुक्की आदि तेल से, प्रभंजन तेल से, कार्पास इत्यादि तेल, महामाश तेल, इन सब से करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से मुस्तादी यापन बस्ती, जहां पर भी शोष हो गया है, इन्फेक्शन एक तरह से सूख गया है वो चीजें, मुस्तादी यापन बस्ती देने से वो सारी चीजें रिकवर हो जाती हैं। या धन्वंतर तेल, धन्वंतर तेल में दशमूल है, बला है, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जो बृहण करती हैं और इन्फेक्शन को ठीक कर देती है। इसी तरह से शिरोधारा करना है, तो शिरोधारा के लिए तेल में क्षीर वाला तेल का अगर शिरोधारा करें
तो यह इन्फेक्शन को पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पे पूरा वो एब्जॉर्ब होता है, तो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। शिरोधारा के लिए क्षीरबला तेल है, सहस्रादि तेल है, धन्वंतर तेल का करने से फायदा होता है। इसी तरह से कर्ण पूरण करना है, नस्य देना है, और इसमें जितना हम लोग स्नेह डाल सकते हैं अपने बहिर्मुख स्रोतों से, तो उससे अच्छा फायदा होता है। और कार्पास इत्यादि तेल है, शीर बला, शुद्ध बला, चंदन बला, लाक्षादि तेल, इसका नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसी तरह से वहां पे थ्रोम्बोस फॉर्मेशन है, वहां पे कुछ ऐसा चीज है जो रसायन भी हो और वो थ्रोम्बस को गला दे, आवरण को भी ठीक कर दे, तो इसलिए रसोन रसायनम, लहसुन का रसायनम, अगर हम लोग 15-15 ml 15 ml स्वरस निकाल के लहसुन का, और उसको तेल में सिद्ध करके, 15 ml तेल में लहसुन का रस और तेल तेल में सिद्ध करके, और उसका अगर हम लोग सेवन कराते हैं इंटरनली, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। ये हो गया इन्फेक्शन जैसा कंडीशन में। एक होता है हिमरेजिक स्ट्रोक, जहाँ पे रक्तवाहिनी बीपी हाई होने की वजह से फट गई है, पूरा प्रेशर से रक्तवाहिनी फ्रजाइल होकर फट गई है, रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति है। तो इसमें हम लोग बृहन चिकित्सा करेंगे और वात और पित्त की चिकित्सा करेंगे। शुरुआत में हम लोग कुछ पित्त शामक और बृहन, वात का शमन करना है, इसलिए पित्त शामक जैसे कि विदार्यादि कषायम, द्राक्षादि कषायम, मृद्विकादि कषायम, उसे धान्वंतर कषायम, गुड़ुच्यादि कषायम, महामंजिष्टादि कषायम, महातिक्तक कषायम, माश आत्मगुप्तादि कषायम, ये इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा। तो हिमरेजिक स्ट्रोक में क्या दवाई देना है, इश्चेमिक स्ट्रोक में क्या दवाई देना है, इसका आपके पास पीडीएफ रहेगा, ये फॉर्मुलेशन, तो इससे पेशेंट काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें हम लोग बला चूर्ण खाने के लिए देते हैं, दूध के साथ यष्टि मधु चूर्ण देते हैं। तो यष्टि मधु जो है पित्त का शमन करता है, और हिमरेजिक, क्योंकि वो संधानीय गण में बताया, वो जल्दी जल्दी हील करते हैं रक्त वाहिनियों को, तो ये हिमरेजिक स्ट्रोक में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से पूर्ण चंद्रोदय रस है, चंद्र प्रभावटी है, कैशोर गुगुल है, धान्वंतर गुलिका है, सिद्ध मकर ध्वज है, स्वर्ण मालिनी वसंत है, और त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, बृहदवाद चिंतामणि रस है। फिर इसमें हम लोग शीरबला तेल का पीने के लिए देते हैं, 5 से 10 ml रोज सुबह शाम, उससे फायदा होता है। उसी तरह से हम लोग शीरबला तेल को रासनादि चूर्ण के साथ मिक्स करके और उसका अभ्यंग कराते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से नारायण तेल, शीरबला तेल, पिंड तेल, मंजिष्टादि तेल, इनका प्रयोग करते हैं अभ्यंग के रूप में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्वेदन इसमें मृदु टाइप का देना चाहिए, तीक्ष्ण स्वेदन नहीं देना है। विरेचन के लिए, क्योंकि हिमोरेजिक स्ट्रोक है, वहां पे पित्त को हमें शमन करना है और स्नायु और कंडरा पे भी काम करना है। पक्षाघाती तो सहस्न विरेचनम, इसलिए त्रिवित लेहम का प्रयोग करते हैं। अगर दूध के साथ दें या गर्म पानी के साथ मिक्स करके दें, थोड़ा घी पिला दें, दीपन पाचन करके, और फिर स्नेह पिला के, फिर त्रिवित लेहम से अगर हम विरेचन गए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर निम अमृता एरंड तेलम वो देते हैं, या सादा एरंड तेल देते हैं, तो उससे अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से शिरोधारा करना, पक्षाघात में जो हिमरेजिक टाइप है, उसे माइंड को बहुत रिलैक्स होता है, तो शीरबला तेल है, धन्वंतर तेल है, बला गुडुच्यादि तेल है, वाताशिनी तेल है, बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर केवल पानी की भी धारा अगर डालते हैं, हिमरेजिक स्ट्रोक में बहुत अच्छा फायदा होता है। पानी की शिरोधारा अगर कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे शिव जी के उसमें शिवलिंग पे पानी गिरता है, तो वैसे ही एक धारा टाइप गिराएं यहाँ पे फोर हेड पे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बला मुलादी कषायम का या अनुवासन, बला मुलादी ये तेल का अनुवासन बस्ती देने से फायदा होता है, या तिक्तक शीर बस्ती देने से हिमरेजिक स्ट्रोक में बहुत अच्छा फायदा होता है। नस्य के लिए शीर बला तेल है, नारायण तेल है, यष्टि मधु तेल है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर अष्टवर कषायम है, भद्र दारवादी कषायम है, गंधर्व इत्यादि कषायम है, लघु पंचमूल पानीयम या कषाय है, वो देने से फायदा होता है। वट्टी कल्पना में हम लोग ये देखते हैं, शिवा गुलिका बहुत अच्छा काम करता है, एकांग वीर रस, फिर रसराज रस, फिर उसके बाद में महावाद विध्वंसक रस, समीर वात गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस, फिर उसके बाद में हम लोग बृहदवाद चिंतामणि, त्रैलोकी चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, अवस्था के हिसाब से हम लोग चूज करते हैं। उसी तरह से रसराज रस तो बहुत अच्छा काम करता है। पूर्ण चंद्रोदय, स्वर्ण भस्म भी देते हैं, अगर ब्रेन में इंफेक्शन जैसा है, ब्रेन को अच्छा करना है, तो रॉप पे भस्म का प्रयोग करने से, या पंचामृत लौह गुगुल है, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ताप्यादि लौह मैंने बताया, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है।
और कभी कभी कफ बहुत ज्यादा जमा होता है, तो वर्धमान पिप्पली रसायन, क्योंकि अगर शीतल ऋतु में, गर्मी में नहीं, वर्धमान पिप्पली रसायन देने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर आर्टीरियल फिब्रिलेशन है और उसके वजह से स्ट्रोक बैठा है, क्योंकि हार्ट की भी बीमारी है और ब्रेन पे उसका असर हो रहा है, तो हम लोग आर्टीरियल फिब्रिलेशन में पीने के लिए लघु पंचमूल या शालीपर्णी का क्षीर पाक पीने के लिए देते हैं। आर्टीरियल फिब्रिलेशन ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है। इसी तरह से यहाँ पे धानवंतर गुलिका देते हैं, श्रृंग भस्म देते हैं। उसी तरह से हार्ट को मजबूत करने के लिए हम लोग अर्जुना रिष्ट देते हैं, पार्थाद्य रिष्ट देते हैं। इसी तरह से नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकर वटी, और हृदयार्णव रस, हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, और इसमें हम लोग वैक्रांत भस्म भी देते हैं। हार्ट को सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म देते हैं, जैसा कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग देते हैं। कभी शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हुआ है, मेरे पास एक पेशेंट है, वो बोले कि मतलब दूसरे बीमारी के थे, उनको आंखों का प्रॉब्लम था, तो वो बोल रहे थे कि मैं बचपन से 8 से 10 साल का था तो मैं बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करता था, और फिर मैंने गुदा मैथुन भी किया पॉर्न वीडियोस देख के, और इतना ज्यादा उनका ये हुआ, शुक्र क्षय हुआ, उसका इफेक्ट आंखों पे आया और उनका ब्लड विजन हो गया है। और उन्होंने जो बताया उससे मैं संप्राप्ति बता रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि मुझे इंटेस्टिनल टीबी भी हो गया, इतना शुक्र क्षय हो रहा था, इंटेस्टिनल टीबी हो गया, स्ट्रेस में रहने लगा, तो मुझे खाना पचता नहीं था, आईबीएस हुआ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसके बाद में अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, पूरा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा हुआ, उसके लिए दवाई दिया, ठीक हो गया, लेकिन इंटेस्टिनल टीबी हुआ और सारा ग्रहणी दृष्टि है। और उसके बाद में आंखों में क्या परिणाम दिख रहा है, तो उनका ऑप्टिक नर्व का एट्रोफिक चेंजेस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, उसी तरह से उनको रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल पिगमेंटोसा, और फिर नाइट विजन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मतलब आंखों में इतना इफेक्ट होता है, जो बोलते हैं ना, या पित्त धरा गला, सब मज्जा धरा गला, पित्त धरा गला को दृष्टि हुआ तो मज्जा धरा गला, आंखों पे इसका इफेक्ट होता है। और सारा हेतु मिल रहा है कि उन्होंने मास्टरबेशन किया था, हस्त मैथुन बहुत ज्यादा किया था। तो चिकित्सा में पहले ग्रहणी को अच्छा करना है, अपान वायु को अच्छा करना है, और उसके बाद में ग्रहणी को ठीक करते करते आंखों पे काम करना है। उसके लिए नस्य दूंगा, और जो बृहद भास्कर कषाय, सप्तामृत लौ, पंचामृत लौ, गुगुल, ये सब करूंगा। मतलब मुझे ये कहना है कि हार्ट में भी ओज रहता है, अगर शुक्र क्षय हो रहा है और उसकी वजह से आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो रहा है, वायु बढ़ रहा है, जहां पे धातु क्षय होता है वहां पे वायु बढ़ता ही है, तो वहां पे हमें शुक्र को बढ़ाने वाली दवाइयां देनी चाहिए। इसी तरह से कभी कभी कैरोटिड आर्टरी में ऑक्लूजन होता है, स्त्रोतर होता है, कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, तो वहां पे वर्ण आदि कषायम, वरुण शिग्रुक्वात, वो स्त्रोतरोध को दूर करके, और वहां पे आम पाचन करना है, आरोग्य वर्धनी बटी देना है, दीपन पाचन करना है, स्त्रोतर आम का पचन होना बहुत जरूरी है, धात्वग्नि बढ़ना चाहिए, भौताग्नि बढ़ना चाहिए, गुग्गुल तिक्ता कषायम है, पुनर्नवादी कषायम है, रासना शुंठ्यादि कषायम है, षडधर्म चूर्ण का प्रयोग करना है, नवा गुगुल, शिवा गुलिका, प्रभाकर वटी, अर्जुनारिष्ट, ऐसे द्रव्य देने से कैरोटिड आर्टरी में जो ऑक्लूजन है वो ठीक हो जाता है। मतलब संघ जैसे संप्राप्ति को ठीक करना है। नस में कार्पास इत्यादि तेल है, षड बिंदु तेल है, पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, अणु तेल है, इन सब का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसके बाद में रक्त वाहिनियों को अच्छा करना है, तो रक्त का प्रसादन अच्छा होना चाहिए, रक्त वाहिनियों को नया बनाना है, इसलिए ताप्य दिलो, नित्यानंद रस बहुत अच्छा काम करता है, चंद्रकला रस रक्त वाहिनियों को अच्छा कर देता है। उसी से रक्त पाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, रस पाचक, रक्त पाचक, त्रिफला रसायन दे, च्यवन प्राशावलय दे, ब्राह्म रसायन दे, ब्राह्म रसायन से रक्त वाहिनियां बहुत अच्छे से रीजनरेट होती है, नारसी रसायन दे, सुबह एम्प्टी स्टमक ब्रह्म मुहूर्त में दे। ऐसे जब हम चिकित्सा करते जाते हैं, बस्ती भी कंटिन्यू मात्रा बस्ती देते जाना है, तो उससे पेशेंट ना रिकवर, तिक्तक शीर बस्ती दे या शीर वाला तिल का दे, अवस्था के हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। मनीषा मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपने पक्षाघात के पेशेंट को क्या क्या दवाइयों से ठीक किया है? मनीषा मैम, आप तक मेरी आवाज आ रही है? या महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं तो मैं बोलता हूँ। इसमें हम लोग बहुत सारे और भी दवाइयां, गुगुल कल्प में महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, फिर गुगुल में कैशोर गुगुल है, अमृता गुगुल है, अवस्था के हिसाब से हम लोग देते हैं। महावात विध्वंसक रस, समीर पन्नाग्रस, एकांग विरस, ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये याद हो जाए। वात का अगर अनुबंध रहता है तो, पित्त का अनुबंध रहता है तो सुचेकर रस, जटामांसी चूर्ण, दुरालभा चूर्ण, और उशिरासव, चंदनासव, सारी वाद्यासव, इसका प्रयोग करते हैं।
कफानुबंध होता है तो समीर पन्नाग्रस्त और भल्लातक के कल्प अगर देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मैं तो बहुत सारा चीज बताया हूँ, लेकिन ये अवस्था के हिसाब से दवाइयाँ चेंज होती हैं। डॉक्टर वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हरिहर सर, अभय सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? पक्षाघात पैरालिसिस के पेशेंट में कुछ बताइए अपना अनुभव। सर हरिहर एक सर। अनुभव था, जी सर बताइए। एक अनुभव ऐसा हुआ था 3 साल पहले। एक भाई को पक्षाघात हो गया था, तो उसी टाइम मैंने उसको वो रसोन तेल बनाया जी और उसको वर्धमान मात्रा में 7 दिन दिया। जी और 7 दिन देने के बाद उसको 250 ml एरेंट्स पिला के विरेचन करा दिया। जी विरेचन कराने के बाद उसको महायोगराज गुगर, एकांगवीर रस, महावैतवात विध्वंस रस, ये सब 3-4 महीना चलाया तो बिल्कुल अच्छा हो गया था। कभी कभी बलारिष्ट, कभी कभी अश्वगंधारिष्ट ये देता था, रासनादिक्वात, और कभी कभी आरोग्यवर्धनी और चंद्रप्रभा, तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एक हाथ में उसको अच्छा नहीं हुआ सर, वो वैसे ही रह गया था। नहीं सर, आपको कंटिन्यू देना चाहिए था। पेशेंट को बोलना चाहिए कि मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल, थोड़ा ज्यादा दिन देते। क्या हुआ सर, 3 महीना लेके उसने सब बंद कर दिया सर। हाँ ये बात है, ज्यादा दिन पहले ही बोल देना चाहिए तो अच्छा फायदा होता है। और वो जो कसरत भी नहीं, एक्सरसाइज कुछ नहीं करते थे, नहीं मालिश करते थे, जी इसलिए वो बस्ती भी नहीं लिया, नहीं तो और मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आता। हाँ सर। हाँ, इसमें संज्ञा स्थापन के लिए हम लोग वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, ब्राह्मी तेल वो देते हैं तो और अच्छा फायदा होता है। हाँ गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरा भी एक ऐसे पेशेंट था, क्या कहते हैं, करीब 70 ईयर ओल्ड थे। तो उनको इंफाक्ट हुआ था, तो जी यही सब दिया, रसराज रस और क्या कहते हैं, एकांग वीर रस और क्षीर वाला 101 और धर्मांतरम तेल का 101 के जो कैप्सूल आते हैं वो दिए थे मैंने। और सर्वांग स्नेह शोधन कराया था, तो बहुत अच्छी रिकवरी हो गई थी। लेकिन सर मेरा एक पेशेंट है सर, मैंने उनसे पूछा भी था एक बार अभी, डॉक्टर ही है वो, बीएमएस। तो उनका अभी पिछले सर्दियों में जो है ये ब्लीड हुआ था, पैरालाइज हुए थे। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, तो मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो साथ में स्नेहन स्वेदन के साथ साथ ये रसराज रस, एकांग वीर रस और क्षीर वाला, और कभी क्या कहते हैं अडस कराया है क्षीर वाला तेल का। तो रिकवरी सर बहुत अच्छी हो गई है, बहुत जी अच्छी रिकवरी हो गई उनकी है। लेकिन सर अभी वो कहते हैं कि हमारा ये हाथ और पैर जो साइड में ऊपर लाए हुए हैं वो हैवीनेस फील होती है जरूर। हैप्पीनेस फील हो रही है तो, और क्या उनके मूवमेंट्स आ गए हैं, उंगलियां वगैरह हिला पा रहे हैं? मूवमेंट बड़ा वो सब आ रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर उद्वर्तन कराइए ना, कोलकुलद्दादी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण का उद्वर्तन कराइए, तो कफ के वजह से जो ये हैवीनेस है, स्तंभ है, वो ठीक हो जाएगा सर। उद्वर्तन कराइए आप। अच्छा, हाँ सर। तो सर ये त्रिलोक चिंतामणि रसवरना में सर, जैसे आप बता वो रहे तो त्रिलोक नर्व्स का चिंतामणि फाइन खर्चा कंडक्शन, तेल। वो तो करेगा ही सर, वो नर्व्स का फाइन कंडक्शन करेगा ही। वो तो दीजिए आप, जी नस से भी दीजिए, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, पंचामृत लौह गुल, ये तो दीजिए ही। लेकिन उद्वर्तन करने से कफ निकल जाएगा, कफ का जो आवरण है वो निकल जाएगा। वायु के लिए तो चिकित्सा है ही आपका, नस से और अभ्यंग। हम्म, थैंक यू। ये करिए सर, फिर बताइएगा, है ना? तो इसमें हमें रक्त धातु पे भी काम करना है, स्नायु कंडरा पे भी विरेचन काम। हाँ महेंद्र सर, आप बताइए सर, क्या बता रहे मैं हैं? ये कह रहा था सर, जिस तरह इस तरह हाथ पैर नहीं चलते हैं तो उसके लिए मैंने दिया था अभी जो मामास तेल है, उसकी जी यदि आप अपन मालिश करवाएं कंटिन्यू तो जी 15 दिन में ही उसके काफी रिलीफ मिल गया। पहले हाथ को उठा भी नहीं पाता था वो, जी जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा था उसने केवल यही कंप्लेंट की थी आगे मेरा हाथ नहीं उठा, और तो सारा कुछ सही है, बोलने बोलने का भी उसका आ गया था। मैंने यदि भी उसको पंचामृत लोगों को चलाया था और साथ में मैंने इसकी मामास तेल की मालिश करवाई थी उसको, जी तो उसी से उसको बहुत कुछ रिजल्ट आ गया। हाथ पे उंगली उंगली भी चलने लग गई, उसके हाथ को थोड़ा थोड़ा उठाने भी लग गया। जी और ये उसको 15 दिन का रिजल्ट है मात्र। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और क्या दवाई दिया था खाने के लिए इंटरनली? खाने के लिए बता रहा हूँ, ये तो उस मैंने भ्रतवा चिंतामणि और पंचामृत, पंचामृत लोकोकुल। जी सर, बहुत बढ़िया सर।
ठीक है। और डॉक्टर मनीषा मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी पैरालिसिस पे, पक्षाघात पे आपका कोई अनुभव? मनीषा मैडम अगर आप सुन रही है तो बताइए। नहीं, मैम तक आवाज नहीं जा रही है। दीना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ बोलिए मैम। नहीं आ रही है। हेलो। आ रही है आवाज। मनीषा मैम कुछ बोलिए आप। नेहा मैम कुछ बोल सकते? जाकिर सिंह जी। ठीक है, मैं तो मैं अभी थोड़ी का देर में सेशन बंद करता करता हूँ। हूँ। मैं अभी हाँ, अभी का मैं सेशन बंद करता हूँ, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब हम 9 बजे मिलेंगे। हाँ और सर, नेटवर्क। हाँ हाँ बोलिए, बोल दीजिए जी मैम। जी बोलिए मैम। मनीषा मैम। हाँ जी सर, मैं काफी फ्री हूँ। हाँ जी सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही? आ रही है मैम, आ हेलो। रही है, आ रही है। हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ बताइए मैम। फिर कट जा रही। हाँ जी सर, मैंने काफी पेशेंटों को दिया है और बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से ब्रीफली समझा भी दिए हैं। और सर मैं ऐसे ही देती हूँ, जैसे उनको अकॉर्डिंग देखती हूँ, पित्त का अनुबंध है या कफ का, उसी के अकॉर्डिंग देती हूँ सर। हेलो। हाँ जी मैम बताइए। मेरी आवाज नहीं? आ रही है, हाँ जी हमें सर, तो आ हाँ रही जी है। सर, तो उसमें हाँ, इन्हीं औषधियों का प्रयोग करती हूँ मैं, जैसे अपनी अभी ने आपने क्रमशः सभी बताए। तो उसमें मैं यूजुअली ज्यादातर रजत भस्म और ब्राह्मणी बटी और वह बात चिंतामणि रस, योगरस, गुगुल, इनका भी प्रयोग करती हूँ मैं। और साथ में स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, शिरोधारा, नस्य, कर्णपूरण, इन सभी को देती हूँ साथ में। एक्सरसाइज कराती हूँ, और एक्सरसाइज भी कंटिन्यूसली पंचकर्म से पहले देना। और पेशेंट को डाइट भी बनाती हूँ, और मेन चीज है कि वस्ती इसमें ज्यादा प्रभावी है। गंधर्व हस्तादि का वस्ती देती हूँ मैं साथ में, लेखन वस्ती भी देती हूँ। और अनुवासन 80% तो मेरे पेशेंट है, बस चोट वाले बहुत जल्दी अच्छे से रिकवर करते हैं, पंचकर्म में ही रिकवरी अच्छी होती है। अभी अल्जाइमर भी हुआ है को भी, अभी तो मेरे पास बैठे भी हैं, पैरालिसिस के पेशेंट ही बैठे हैं, तो एक बार वो आप भी। दिखा सकती हैं मैम, एक बार दिखा हाँ सकती हैं? जी, हाँ जी। पटेल जी, पटेल जी, आ जाइए। तो अभी एडमिट भी हैं आयुषी सर। आप वीडियो ऑन करिए। हाँ, जी। नमस्ते मैडम जी। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते। ये है सर, अपना पैरालिसिस का बारे में बताइए, कितने दिन में ठीक हुए, चल के बताइए, अपना नाम बताइए अपना। गणेश राम पटेल। उम्र बताइए। लगभग 66 साल। हाँ, पैरालिसिस आपको हुआ था, और चलना बंद था। हाँ, इसके बाद आपकी कैसी प्रक्रिया रही और फिर ट्रीटमेंट लिए, तो कितने दिन में रिकवरी मिली आपको? कितने दिन में ठीक हो गया? लगभग 6 महीने। नहीं, 6 महीने नहीं, चलने फिरने कितने दिन में लगी? पंचकर्म की एक ही सिटिंग में चलने लगे ना? हाँ, जो सीढ़ी पे भी नहीं रख पाते थे। हाँ। तो वो 6 महीने तक आपकी दवा चली। हाँ। ब्रेन के लिए जो आपका क्लॉट था, तो ट्रीटमेंट, तो आप सीढ़ी में पैर भी नहीं रख पाते थे, नहीं रख पाते थे बिल्कुल। और अभी इसके बाद आपका बीपी भी, कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाते आप? कुछ भी नहीं खाते ना? शुगर, बीपी, ये सब है लेकिन कंट्रोल में है इनका। सर इनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। अच्छा, ठीक जी, है मैम। यूरिक एसिड जो है ना, 7, 8 ऐसे जाता, अभी 6.7 है। अभी ठीक है सर, पूरा अपना काम वाम भी करे सब। इनको स्क्लेरोसिस भी था सर, वहीं से इनका सब शुरू हुआ। और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, तो बैठ आपने जाइए, क्या क्या नहीं आप ट्रीटमेंट किया बैठिए था? ना। आपने क्या क्या सर ट्रीटमेंट किया था? यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसे ही दिया। तो इसमें वस्ती दी है मैंने, और वस्ती देने के बाद धीरे धीरे स्नेहन, स्वेदन,
पिंड स्वेद, ये सारी चीजें चलाई मैंने। शिरोधारा, अभियान चलाया, और पीछू भी कंटिन्यूसली रखी मैंने उसमें। नस से चलाया, कर्णपूरण दी, और अभियान को थोड़ा सा प्रॉपरली बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से कायसेक वगैरह करके चलाया। और वस्ती देने के बाद लगभग 10-15 दिन में ये मूवमेंट करने लगे। नहीं, जब यहाँ भर्ती थे आप तो 14 दिन का आपका चेकिंग था, तो चल फिर के तो गए ना, भाई लेके गए। तो इसमें इनको मूवमेंट आ गया, और फिर इसके बाद एक सिटिंग और दिया मैंने 3 महीने के बाद, और 6 महीने के बाद थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आपके उधर। तो अब सारा, और बहुत से केस इन लोग थे, वो भी 2-3 महीने में वो भी ठीक हो गए, और उनका तो बहुत आशीर्वाद। जी मैम। और लगभग मैं हॉस्पिटल में भी जाके दिया, मैंने अपोलो में भी जाके दिया है, 2-2 महीने कोमा में पड़े पेशेंट को, वो भी ठीक है। लेकिन उनका जो वॉइस है, जो अभी बता रहे हैं अभी आप सब, वॉइस कम हो गया उनका, कम गड़गड़ा के आवाज आती है उनकी। आगे का ट्रीटमेंट नहीं दे पाई मैं। और सारे स्किन ये लोग रेलवे के आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। 9 बजे फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 9 बजे मिलते हैं।